जी बच्चे, लेट्स मेक अ स्टार्ट। उप्स, ये जी पहला क्वेश्चन 3-4 एफिशिएंसी से आते हैं, फिर कंज्यूमर बिहेवियर पे हम चले जाते हैं। तो लेट्स सी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। Siri. ए जी, लेट्स सी वो क्या कह रहे हैं। एक्सटर्नल कॉस्ट इक्वल सोशल कॉस्ट माइनस प्राइवेट कॉस्ट बाय डेफिनेशन। ठीक है, मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सोशल कॉस्ट इज प्राइवेट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट। तो एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होगी, सोशल कॉस्ट में से प्राइवेट कॉस्ट निकाल दो। सिंपल एक मिसिंग फिगर है। व्हाट इज अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी फ्रॉम कंजम्पशन। बहुत सिंपल है। Siri. ज्यादा स्मोकिंग लोग कर रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज पे बोझ पड़ रहा है, थर्ड पार्टीज को नुकसान हो रहा है, उनको ऑपरेशन करवाने के लिए हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही। वेरी गुड। विच टाइप ऑफ एफिशिएंसी इज आइडेंटिफाइड बाय प्राइस इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। बहुत सिंपल बाय डेफिनेशन क्वेश्चन तीनों। Say allocated. एलोकेटिव, जहाँ पे सोशल वेलफेयर यानी MCAR को, डिमांड कर्व को कट कर रहा होता है ऑन द ग्राफ, यानी हमारी एलोकेटिव एफिशिएंसी। वेल डन। Number 4, a consumer can purchase two goods X and Y from a given income. What will cause the consumer's budget line to make a parallel shift to right? Simple. दोनों केसेस में आपने देखना है प्राइस और कंज्यूमर इनकम दोनों के चक्कर में कि पैरेलल शिफ्ट हो। थोड़ा ट्रिकी है, जाल तसल्ली से देखिएगा। शाबाश। सर मेरे ख्याल से इसका बी होगा, क्योंकि शाबाश। 20% डिक्रीज हो रहा है प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ गुड बाय में। तो कंज्यूमर इनकम 10% से डिक्रीज हो रही है, लेकिन रियल इनकम फिर भी ज्यादा होगी क्योंकि एब्सोल्युटली, 20% से गिरी है बहुत अच्छे। prices। अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले, कंज्यूमर इनकम 10% गिरी थी, लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगी। प्राइस ऑफ गुड वाई एक्स जो है वो 20% दिख रही है, पिवटल आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा वाई एक्स के लिए। और प्राइस ऑफ गुड वाई जब गिरेगी तो फिर भी पिवटल शिफ्ट, और वो वापस दोबारा पैरेलल बन जाएगा। इस तरह भी देखा जा सकता है। रियल इनकम के हिसाब से भी बिल्कुल ठीक है। इंशाल्लाह टोटली क्लियर। यस। ओके, लेट्स गो टू नंबर 5। आगे कंज्यूमर बिहेवियर पे दूसरा क्वेश्चन जी। The line RS in the diagram shows the different combinations of good X and Y that a consumer can afford with his present income. ये वैसे information देता है। Consumer's original equilibrium is at M. What could explain a subsequent change in a position, equilibrium position to N? अब आप ये देखो कि कोई ऐसा shift आए कि Y की क्वांटिटी कम हो रही है और X की ज्यादा, तभी यहाँ पे आते हैं ना। या Y की बहुत बढ़ रही है और X की कम हो रही है, तब भी ऐसे होता है। तो look at any such options.
सर जो आपने हिंट दी थी उसके लिए तो फिर बी होगा, लेकिन थोड़ा सा ही फिर भी बनता है। एक्सप्लेन कर मैं दें। एक्सप्लेन करता हूँ, सारे करता हूँ। मैं इस तरह करता हूँ जैसे बाकी बच्चों को समझाता हूँ आराम आराम से। आपको तो खैर कुछ बातें पहले ही पता होंगी। व्हाट कुड एक्सप्लेन अ सब्सिक्वेंट चेंज इन अ इक्विलिब्रियम टू एन। अब एन पे हम कैसे जा सकते हैं? या तो एक्स सस्ता हो जाए और हम इधर आ जाएं, और वाई महंगा हो जाए, इसको कट करके हम इधर आ जाएं। समझ आ रही है इंशाल्लाह? दूसरी सिचुएशन, एक्स महंगा हो जाए, हम इधर आ जाएं लेफ्ट साइड पे थोड़े से, और वाई सस्ता हो जाए, हम यूं ऊपर जाके हमारा बजट लाइन इंटरसेक्शन यही शिफ्ट। बात समझ में आई थी, क्योंकि जब वाई जो है ना वो तो फिर एरो से भी ऊपर जा रहा था, तो इसलिए कंफ्यूज हो वो रहा था कोई मैं। मसला नहीं, एरो कैन बी एक्सटेंडेड, ठीक है। यस। एरो कैन बी एक्सटेंडेड, हाँ। अब जरा रिजेक्ट करते हैं। ए चेंज इन टेस्ट से क्या होगा इंशाल्लाह? सर चेंज अगर उसके टेस्ट चेंज होते हैं तो फिर वो कंजम्पशन स्विच कर सकता है इनपुट से अपनी। ऑन द कर्व मूवमेंट आएगी बजट लाइन के ऊपर। वो एम से आर पे, एम से एस पे, या कोई पॉइंट ऑन बजट लाइन पे जा सकती है। समझ रहे हो ना? चेंज ऑन टेस्ट मींस यस उसने चूज किया ज्यादा कम लेने का, राइट। दूसरा ठीक था, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस ऑफ एक्स महंगी होगी तो पिवटल इनवर्ट शिफ्ट होगा, ठीक है। और जब प्राइस ऑफ वाई कम होगी, वो इंटरसेक्शनल शिफ्ट बन जाएगा, एन को इंटरसेक्ट करता हुआ ऊपर हमारी बजाय इसको एक्सटेंड करेंगे हम अपनी वाई एक्सिस को, और वहां पे जाके वो मिल जाएगा, ठीक है। सी इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स, इस केस में हमारी अगेन दोबारा पिवटल इनवर्ट शिफ्ट होगी, इधर हम आ जाएंगे, दिस इज फाइन। बट अ स्मॉलर परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वाई, ये नॉन पैरेलल इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगा, पिवटल या इंटरसेक्शनल नहीं आएगा। समझ आ रही है इंशाल्लाह? यस सर। इक्वल परसेंटेज इंक्रीज इन आर इनकम एंड इन बोथ प्राइसेस, एग्जैक्टली वहीं पे वापस आ जाएगा। परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम से बाहर शिफ्ट, बोथ प्राइसेस बराबर बढ़ी, वापस शिफ्ट ओरिजिनल पे आ गया। कोई कंफ्यूजन? नो सर। गुड बॉय। अब जी आ गया कॉस्ट का चैप्टर। जैसे हमारा चैप्टर अब सिलेबस के मुताबिक चलेगा, कॉस्ट, रूल द फर्म बिहेवियर, मार्केट स्ट्रक्चर्स, लेबर मार्केट, थोड़ा सा एफिशिएंसी के, गवर्नमेंट इंटरवेंशन के क्वेश्चन बीच में आएंगे। टेबल शोज द टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ फर्म एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। Within which output range will the firm's profit be maximized? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के फॉर्मूला है दो, या एम सी एम आर ढूंढ लो, वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, या टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकाल दो, वो भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आई वुड से एम सी एम आर वाली अप्रोच लो। एम सी पहले ही किया हुआ उन्होंने कैलकुलेट। शायद इन्हें लगनी नहीं चाहिए, समझ नहीं आ रहा तो मैं करवा दूं। सर एक मिनट। श्योर। सर करते हैं एक बार। श्योर। देखो एमसीज तो आपको हर लेवल पे उसने दे दी, सो नो इश्यूज देयर। एमआर कैसे निकलेगा? टोटल रेवेन्यू एक स्टेप पे पीछे जाके माइनस करते जाओ, ऑप्शन ए को वेरीफाई करते हैं, 2 to 3 टन्स। जब हम सेकंड से थर्ड पे आए, कितना एडिशनल रेवेन्यू आया? 120 माइनस 70, 50। 50 एमआर है और एमसी 15 है, बराबर नहीं है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं हुआ। अब इंशाल्लाह बात समझ आ गई। यस। बी को चेक करते हैं, 3 to 4 टन्स।
3 से 4 टन पे हम गए, 40 एडिशनल रेवेन्यू आया, यानी 160 माइनस 120, तो 40 एमसी से ज़्यादा है, अभी भी एमसीएमआर बराबर नहीं है। फिफ्थ पे 190 हमारा रेवेन्यू था, माइनस पिछला जो है 160, 30 एडिशनल रेवेन्यू है, जबकि एमसी 25 है। सिक्स पे 190 और सी 220, 30 बराबर हो गए। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है मेरा बेटा, कोई कंफ्यूजन? नो सर। आपको दूसरा तरीका भी मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन हमारे पास प्रोडक्शन 2 टन्स का मार्जिनल कॉस्ट नहीं दी गई, तो इसलिए थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाएगा। लेट मी सी इफ इट स्टिल वर्क्स आउट। नहीं होगा, बिकॉज पहले यूनिट की उसने हमें नहीं दी मार्जिनल कॉस्ट, तो वो नहीं हो सकता, टोटल कॉस्ट हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। समझ आ गई बात? यस। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू diagram shows a profit maximizing firm's cost and revenue curves. What would be the increase in firm's output if it was required to charge a price equal to marginal cost? खुद देखो कहाँ पे प्राइस एमसी प्राइसिंग हो रही है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म का कॉस्ट एंड रेवेन्यू कर्व्स हैं, वहां से क्या अब आउटपुट होगी? सर WY। WY, शाबाश। पहले हाँ, पहले MCMR पे प्रोड्यूस कर रहे थे, W आउटपुट थी, अब MCAR पे, क्योंकि डिमांड कर्व से AR से ही प्राइस बनती है, सो Y, सो W टू Y जो है चेंज इन आउटपुट आ गई। वेरी वेल डन, शाबाश। नंबर 8, व्हाट मस्ट बी डिफरेंट बिटवीन द कंज्यूमर्स ऑफ अ प्रोडक्ट टू इनेबल प्रॉफिटेबल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बाय द प्रोड्यूसर? वो जो 3 कंडीशंस हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। मुझे लगता है टॉपिक रस्टी है, बता दूं? सर देखो, श्योर श्योर। सर मेरे ख्याल से प्राइस इलास्टिसिटीज और डिमांड। बिल्कुल। There are 3 conditions required for a firm to be able to price discriminate. Number 1, they should be price maker. Monopoly ideally, वरना oligopoly, कम से कम monopolistic competition. Price taker firms, perfect competition, price discriminate नहीं कर सकता। Secondly, there should be different elasticities of demand in different markets. एक जगह पे लाइट से आप monopoly थे, inelastic demand थी, आपने प्राइस बढ़ा ली। दूसरी मार्केट में इंटरनेशनल मार्केट थी, कंपटीशन था आपकी, जो है इलास्टिक डिमांड थी, आपने प्राइस कम करके रेवेन्यू बढ़ाया। सो इस तरह प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है। लास्टली, दे शुड बी रीजनल गैप, डिफरेंस बहुत हो, लाहौर और न्यूयॉर्क की मार्केट हो, या कोई लीगल बैरियर्स हो, ताकि एक मार्केट से लोग खरीद के कस्टमर सस्ता, दूसरी मार्केट में खुद ही ना बेचना शुरू कर दे महंगा। तो फर्म तभी डिस्क्रिमिनेट कर सकी जब वन टू मार्केट्स कैन बी सेपरेटेड। सो इसमें पीईडी वाला बहुत साफ साफ था। So number, very well done, Nishal, by the way. Number 9, an example of forward vertical integration for a computer manufacturer would be a merger with, बहुत easy है। सर बी। बी। आप मुझे अब तसल्ली से बताओ, ये तो होगी वर्टिकल फॉरवर्ड, एक स्टेप आगे जाना, सेम स्टेज, सेम प्रोडक्शन, सेम इंडस्ट्री, एंड एक स्टेज फॉरवर्ड जाना। आप पहले मैन्युफैक्चर कर दे कंप्यूटर, आप बेचने वाले रिटेलर को आप मर्ज करके उनके साथ, तो आप मार्केट के वर्टिकली फॉरवर्ड इंटीग्रेट करके कस्टमर के पास पहुंच गए हो। अनदर मैन्युफैक्चरर के साथ आप अगर करोगे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर के साथ मर्जर, तो आप क्या हो जाएगा, आपका कौन सा इंटीग्रेशन है ये? हॉरिजॉन्टल। सेम स्टेट्स एंड सेम इंडस्ट्री। सी, सिलिकॉन चिप मैन्युफैक्चरर, ये कौन सी होगी? बैकवर्ड वर्टिकल। वर्टिकल बैकवर्ड, क्योंकि आप अपना करंट सप्लायर चिप्स कंप्यूटर में लगती हैं, उसका रॉ मटेरियल है, तो उसके साथ मर्ज कर गया। सॉफ्टवेयर डेवलपर, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर चलते हैं, विंडोज वगैरह, तो सॉफ्टवेयर डेवलप के साथ आप मर्ज कर गए हो, तो आप एक स्टेप पीछे चले गए हो, ये भी वर्टिकल बैकवर्ड है। समझ आ गया इंशाल? यस सर। वेरी वेल डन, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंप्यूटर के थ्रू भी तो की जाती है, तो दिस इज
बिट डिस्कसेबल, लेकिन कोई नहीं, हमारा इस क्वेश्चन में उसका ताल्लुक नहीं है। नंबर 10, घबराना नहीं बेटे, इसको देख के ग्राफ्स को कुछ भी नहीं होता, बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व दिया हुआ है और इंस्टेड ऑफ शॉर्ट रन एवरेज, हाँ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट लगे हुए हैं और एमसीज उनके लोएस्ट पॉइंट पे कट कर आए हुए हैं। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द डायग्राम? अच्छा क्वेश्चन है, तसल्ली से देखिएगा। सो एक्सप्लेन कर दें। श्योर। पहली बात तो इसमें एक टिप ले लो कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का हर पॉइंट फॉर दैट आउटपुट इज द मिनिमम कॉस्ट पॉइंट, प्रोडक्टिवली एफिशिएंट पॉइंट। इसी टिप से ही आपका ये आंसर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं अब समझाता हूँ। लेट्स गो विद द करेक्ट ऑप्शन। एट आउटपुट Q1, point E represents the productively efficient position. By definition, long run average cost curve का हल्का सा, यानी लग तो नहीं रहा कि उसका सबसे लोएस्ट पॉइंट है इसी कर्व का। सुनो, हाँ बिल्कुल नहीं है। इस आउटपुट के लिए नॉट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ MC इन द शॉर्ट रन, इस आउटपुट के लिए लॉन्ग रन में ये लोएस्ट पॉइंट है। याद रखो दो क्राइटेरियंस है, एक एक्स एफिशिएंसी है, बीइंग ऑन द लोएस्ट एवरेज कॉस्ट कर्व डजंट मैटर इफ द लोएस्ट पॉइंट। कोई समझ आ रही है बात? यस सर। सो ई पॉइंट पे हम MC के उस हिस्से में शॉर्ट रन वाले में हैं, AC के उस हिस्से में शॉर्ट रन वाले में कि इस आउटपुट के लिए लेबर कैपिटल कॉम्बिनेशन आइडियल है। हाँ जी पे जाके लोएस्ट हो जाएगा, लेकिन उस वक्त लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के हम नहीं होंगे पॉइंट के ऊपर, हम उससे ऊपर होंगे। ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी नहीं है लॉन्ग रन की, समझ रहे हैं? शॉर्ट रन की प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है वो। हर लॉन्ग रन में कई शॉर्ट रन है ना, AC1 AC2, कुछ फॉलो कर रहे हो बात मेरी? यस यस। तो आउट, मैं पहले वाला दोबारा बता रहा हूँ। एट आउटपुट Q1, point E represents a productively efficient position. Yes, all points as long as they are on long run average cost curve आपकी least cost point है for that particular level of output. सबसे लोअर जो है वो minimum efficient scale वाला Q3 से भी आगे, जब long run average cost curve lowest point पे, जहाँ economies of scale आ चुके हैं, diseconomies हमने avoid करनी है। B point क्यों रिजेक्ट होता है जी? एट आउटपुट Q1, F is preferred to point E because curve AC2 represents economies of scale. curve AC2 economies of scale नहीं दिखा रहा, LRAC economies of scale दिखा रहा है। F वैसे भी कॉस्ट ज्यादा है, E से गलत आंसर है। इंशाल्लाह समझ आ गई बात? यस सर। आपको शायद लगा होगा पॉइंट G एट आउटपुट Q2 इज प्रोडक्टिवली एफिशिएंट इन द लॉन्ग रन। इट्स इन द शॉर्ट रन, क्योंकि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का लोएस्ट पॉइंट है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व से देखो वो ऊपर है। कुछ फॉलो कर रहे हो? यस सर। लॉन्ग एवरेज कॉस्ट वाला उन्होंने जो शेडेड बनाया हो ना AC2, उस पे अगर होता तो बात सही थी। अब हम गए जी नेक्स्ट डी पे। बिगेस्ट प्रॉफिट्स हम यहाँ पे बना ही नहीं सकते, सिर्फ एवरेज कॉस्ट दी हुई है, रेवेन्यू का कोई सिस्टम है ही नहीं हमारे पास, हम कैसे प्रॉफिट बताएं? क्लियर हो गया मेरा बेटा? यस। गुड बॉय।
Let's move on to number 11, and this is about oligopoly. A cartel has been successful in regulating output. However, recently it has shown signs of breaking up. Which feature of the market could have caused this? आप पहले कर लो, फिर मैं ये सारे दोबारा बच्चों को रिवाइज भी कराता हूँ. इसे करवाया था कुछ दिन पहले भी. देख लें. So B. वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे. ए सी डी सक्सेस ऑफ कार्टल के फैक्टर हैं. एक बार मैं बाकी बच्चों के लिए बता रहा हूँ. व्हेन इज अ कार्टल सक्सेसफुल? नंबर वन, व्हेन दे प्रोड्यूस सिमिलर या होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, ताकि किसी की यूनिकनेस नहीं है तो वो कार्टल को छोड़ के ज़्यादा प्राइस चार्ज करने के लिए अपने प्रॉफिट के लिए नहीं जाएगा. ग्रुप कामयाब रहेगा. मार्केट कंडीशंस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई स्टेबल हैं, तब कार्टल सक्सेसफुल होगी. बैरियर्स टू एंट्री काफ़ी स्ट्रांग है, तब कार्टेल सक्सेसफुल होगी. गवर्नमेंट की वॉच डॉग एजेंसीज नैब एफ आई ए वगैरह का खौफ कम है, तब कार्टेल सक्सेसफुल होंगी. साइज ऑफ फर्म्स सिमिलर हैं. कॉस्ट एंड प्रोडक्शन मेथड्स जो हैं वो आपस में बड़े ओपनली डिस्कस करते हैं, एक दूसरे की बातें शेयर करते हैं. स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट बिटवीन कार्टेल मेंबर्स फर्म्स. ठीक है. अलबत्ता अगर छोटे छोटे इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ सेम गुड आ गए तो कार्टेल के लिए खतरा है, क्योंकि कार्टेल से बाहर कंपटीशन बढ़ रहा है. उसमें कार्टेल के टूटने का खतरा होगा, क्योंकि छोटी फर्म्स मुकाबलतन प्रॉफिट ज़्यादा बनाएंगी कार्टेल से. समझ आ गई बात? Yes, sir. इंडिविजुअली यस. तो नंबर 12 मेरा बेटा. What would be most likely to allow the survival of small firms in an economy? बिजनेस में भी है, खैर आप बिजनेस ही लेते हैं, लेकिन ये बिजनेस में भी बहुत कॉमन है हमारे प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के चैप्टर में. रीजन फॉर सर्वाइवल ऑफ स्मॉल फर्म्स. So business लेता हूँ. लेते हैं. अच्छा, वेरी गुड, फिर तो बहुत आसान है. So इसका मेरे ख्याल से B होगा, क्योंकि बिल्कुल बाकी ठीक सब है. तो. हाँ, बाकी रिजेक्ट हो रहे हैं. Why do small firms survive? They provide personal service. आपके मेड टू मेजर सूट, आपकी मर्जी के मुताबिक हेयर कट. बड़ी फर्म्स अरमानी गुची वगैरह आपका सूट नहीं सिएंगी अनलेस यूर स्टार. वो बहुत कम पर्सनलाइज सर्विस देती हैं. सेकेंडली, स्मॉल फर्म्स हैव लेस चांसेस ऑफ डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल. ठीक है. थर्डली, अगर मिनिमम एफिशिएंट स्केल जल्दी आ रहा है तो स्मॉल फर्म्स का होना ज़रूरी है. सर्वाइवल के लिए नीश मार्केट है, स्पेशलाइज्ड है, उसके लिए स्मॉल फर्म्स का होना ज़रूरी. बड़ी फर्म का वहाँ पे जगह नहीं होगी. इसके अलावा जी, अगर लेबर इंटेंसिव जॉब है ज़्यादा तो स्मॉल फर्म ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी. और आखिरी चीज़ जी, कि गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है, कैपिटल आसानी से उनको मिल रहा है, इस लिहाज से तो वो कामयाब हो जाएंगे. गॉट इट इंशाल? कोई कंफ्यूजन? No, sir. बाकी तीनों में उनके सर्वाइवल को खतरा हो रहा था. राइट जी. प्राइवेट कंपनी ऑपरेट्स अ कोल माइन विच एम्प्लॉयज 400 वर्कर्स. The mining operation have polluted the environment and created external costs. दोबारा गवर्नमेंट इंटरवेंशन वाली बात आ रही है. If the government intervenes, how could it internalize the externality? आसान सा क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा देख लो. Sir D. Yes. Additional tax on miners' wages will not work. उससे भी फर्म्स की कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन ये जो आउटपुट के इक्वल एमईसी के बराबर टैक्स लगाया जाए तो ये बात बिल्कुल सही है. बाकी जो है एडिशनल टैक्स ऑन माइनर गलत था. इंपोर्ट कर दो, यस, उससे एक्सटर्नैलिटी
कम हो जाएंगी, इंटरनलाइज नहीं होगी। हमने इंटरनलाइज भी करवानी है ना, जो पोल्यूटर है वो पे करे, तो फर्म्स पे लगे, माइनर्स पे नहीं। समझ आ गई बात? यस। नंबर 14, व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग ट्रेडेबल पोल्यूशन परमिट्स टू कंट्रोल पोल्यूशन? इसका कॉन्सेप्ट तो है ना इंशाल्लाह, थोड़ा सा बता दो। सर है कौन सा? शाबाश। सर इन्फोर्समेंट कॉस्ट क्या होती है? इन्फोर्समेंट से लॉ आपने लगाया, आपको छापे मारने पड़ते हैं, एवरीथिंग, ठीक है, यस। वो होती है। सर इसका सही होगा। सी for 14, let me see, tradable permits encourage the use of market, yes। कैसे इंशाल्लाह समझाओगे? सर मैंने तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से की है। हाँ बताओ। अच्छा, प्लस एलिमिनेशन से की है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें समझो, इन्फोर्समेंट कॉस्ट जो है वो इसका एडवांटेज नहीं है। गवर्नमेंट को मुसलसल चेक करना पड़ेगा कि कौन सी फर्म अपना कोटा लाइसेंस कितना यूज कर चुकी है एमिशंस का। गलत हो गया। ट्रेडेबल परमिट सिर्फ उन फर्म्स तक नहीं रिस्ट्रिक्टेड होते जिनको इश्यू होते हैं, आप बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो। अगर पूरा हो जाए आपका, तो अब डर्टी फर्म जो है वो क्लीन फर्म से खरीदने मजबूर हो जाएगी, उसकी कॉस्ट कम होगी क्लीन की, उसको इंसेंटिव आएगा, डर्टी को डिसइंसेंटिव आएगा, पोल्यूशन वो कम करेगा उस लिहाज से। ट्रेडेबल परमिट्स गारंटी है जीरो लेवल ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन नहीं, नहीं वो तो खुद अलाउ कर रहे हैं, इतनी पोल्यूशन कर लो। सी क्यों ठीक है? ट्रेडेबल परमिट्स इनकरेज द यूज ऑफ मार्केट फोर्सेस। एक फर्म डर्टी थी, उसने अपना लाइसेंस खत्म किया, मेरी फर्म ने, मैंने आपसे, आप क्लीन फर्म थे, आपसे खरीदा लाइसेंस। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ट्रेड एंड परमिट्स जो है खुद ही इंसेंटिवाइज और डिसइंसेंटिवाइज कर रहे हैं फर्म्स को, और वो प्रोडक्शन ज़्यादा या कम कर रहे हैं, या अपनी आप को ग्रीनर तरफ लेके जा रहे हैं। समझ आ गई बात? सर मुझे लगा वो मार्केट फोर्सेस की किसी और चीज की बात कर रहे हैं। मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ट्रेड एंड परमिट्स की बात हो रही है। ठीक है सर। गुड बॉय। Number 15, where might government intervention to raise the wages of a group of workers be justified in order to prevent their exploitation? कोई ऐसी बात जहां ट्रेड यूनियंस का क्लेम वाज़ेह तौर पे सही है? तसल्ली से, थोड़ा सा ग्लिच है, मुश्किल नहीं है। सर डी। Why not C? सर डी मोनोपोलिस्ट मैंने वहां कहा पे why वो। not C? Why not C? सर क्योंकि वो मोनोपोलिस्ट है। हाँ, तो मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट मार्केट में होता है, मोनोपोलिस्ट लेबर मार्केट का होता है। वेरी वेरी गुड, शाबाश। There's a decrease in supply of female labor. सली से देखना, what will be the likely effect on male and female wages? ये बच्चे इतना गलत करते हैं क्वेश्चन, और इतना आसान क्वेश्चन है ना, इस तरह के मतलब क्वेश्चन जब आते हैं। तो क्योंकि फीमेल वर्कर्स कम हो रही हैं इसलिए उनकी वैसे वो यानी वेजेस बढ़ जाएंगे। ओके, और मेल वेजेस का उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो फिर वो यहाँ तो अनचेंज रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो फिर ठीक है। वेरी गुड। सिंपली बेटे, फीमेल वर्कर्स हों या मेल वर्कर्स, उनकी सप्लाई कम हो तो ओवरऑल लेबर सप्लाई कम हुई है, तो दोनों मेल्स एंड फीमेल्स की वेजेस बढ़ेंगी। ठीक है, सप्लाई साइड वेज डिफरेंशियल। Perfect. Let's move on to number 617. Which criterias are used in official labor market surveys to determine whether a person should be classified as being unemployed? ये मैंने आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया था, आज रात को शायद ये पढ़ा दूँ आपको ये भी, ताकि कुछ टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। खैर, कोशिश कीजिएगा, आपने अगर पढ़ा हुआ है तो। सर बी। Actively seeking employment at current wage rate, shabash, and available to start work. Available to start work, no, एक मिनट,
एक मिनट, आई थिंक ILO के सर्वे के मुताबिक होना चाहिए। नहीं सर है। बी बी वो ठीक है मेरा बेटा, बी ठीक है। एलिजिबल फॉर रिसीट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जरूरी नहीं होता, वो तो वर्कर सारे एम्प्लॉयड भी हो तो एलिजिबल है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए, जब वो छोड़ेंगे जॉब छूटी जाएगी। एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, पहले चीज किसी वेबसाइट पे रजिस्टर्ड हो, किसी HRDC ऑफिस, गवर्नमेंट के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर पे रजिस्टर्ड हो कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। अवेलेबल टू स्टार्ट वर्क विद इन 2 वीक्स रिक्वायर्ड होता है। तो इस केस में बी ऑप्शन बन रही है। समझ आ गई? विलिंगनेस एबिलिटी यस दोनों सर। होनी चाहिए ना टू बी अनएम्प्लॉयड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहता था ऐसे क्वेश्चन करवाऊँ। जी जी बोले था बोले। तो उसे सी समझ लिया था। अच्छा अच्छा, मतलब ऑप्शन गलत चूज करी थी, कॉन्सेप्ट क्लियर था ना? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ मैंने बी चूज किया था, वो आपने अच्छा उसे अच्छा, ना मुझे सी लगा था। आवाज। ठीक है, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है, आवाज ऐसी आई होगी। शाबाश, गुड इनफ, अभी तक आपने वो गलत नहीं किया। देन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लीनर्स एट अ लोकल स्कूल फ्रॉम 10 to 11, the employer has to raise hourly wage rate of pay from 3 to 3.25. What is the marginal cost of labor per hour to the employer? कोशिश करना चाहोगे या फॉर्मूला बता दूं? मार्जिनल कॉस्ट का तो वही होगा ना, चेंज इन टोटल कॉस्ट ओवर चेंज इन आउटपुट, नहीं, ओवर चेंज टाइम चेंज इन आउटपुट। लेबर होगा, चेंज इन टोटल कॉस्ट एंड चेंज इन लेबर। लेकिन उसका जो बेटर फॉर्मूला जो यहाँ यूज हो रहा है वो है टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ L-1, एक वर्कर पीछे से माइनस करो। सो पहले आप 10 वर्कर्स पे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करें और फिर 11 वर्कर पे करें, जितना एडिशनल आया है वो आखिरी वर्कर को मिला एक्स्ट्रा। यस सर। सी का होगा 18 का होगा सी। सॉरी कौन सा? सी सर 5.75। वेरी गुड, कैसे किया इसको बताओ मुझे। पहले मैंने 3.25 को 10 मिनट से माइनस किया है, उसके बाद मैंने उसमें से 3.25, वो आ रहा था 6.75, और उसको उसमें से मैंने 1 माइनस किया तो 5.75। ओए नहीं नहीं, गलत तरीके से किया है, ये बिल्कुल गलत तरीके से किया है। लकीली ठीक हो गया। देखो टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर पहले क्या थी, लेट्स से 11 पे क्या है, 11 इंटू 3.25 इट विल बी 35.75 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर माइनस 1 वर्कर, यानी 10 वर्कर्स पे 10 इंटू 3 30, 35.75 माइनस 35.75। समझ आ गई इंशाल्लाह? सो एक बार फिर एक्सप्लेन। टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर माइनस 1 वर्कर। तो अब टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर क्या है, 11 वर्कर्स पे 11 इंटू 3.25, आवरली वेज 3.25 होगी। द आंसर वुड बी 35.75 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर माइनस 1 वर्कर। एक वर्कर पीछे गए, 10 वर्कर पे कितनी टोटल कॉस्ट ऑफ लेबर थी, 10 इंटू $3, $30 माइनस करके 35.75 से 5.75। इंशाल्लाह भी समझ नहीं सही, आया? एक बार मैं ट्राई कर लूँ खुद। श्योर कर लो। पहले करंट टोटल कॉस्ट निकालो, 11 इंटू 3.25, इसमें से 10 इंटू 3 माइनस कर दो, 30 यानी। यस सर ठीक है। क्लियर हो गया जी। लेट्स मूव ऑन टू नंबर 19। What would result in reduction in labor cost per unit of output?
सर सी। Shabash. Increase in output, which is greater than the less in increase in labor earning. Wages slow बढ़ी हैं, output तेज बढ़ी है, means average cost of labor कम हो जाएगी. Total cost of labor divided by output. Very well done, शाबाश. Multiplier का आज खुद करो शाबाश. Out of any addition to national income, 25% लीक हो रहा है imports में, 15% taxes में, 10% सेव हो रहा है. ओपन इकोनॉमी है, फुल फ्लेज फोर सेक्टर वाली, एंड द रेस्ट इज स्पेंट ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स. वहां से आपको एमपीसी भी मिल सकता है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर? सर इसका यही फॉर्मूला था ना, 1/1 - MPC. 1/1 - एमपीसी या 1/एमपीडब्ल्यू, डायरेक्टली कर लो जो दिल करता है. ठीक है सर. तो एमपीडब्ल्यू कितने हैं जी? 0.15, 15%. और सॉरी 0.25 इम्पोर्ट्स पे, 0.15 टैक्सेस पे, 0.1 सेविंग में, तो 0.5, 1/0.5. खुद कर लो, देख लो. सर 2. Shabash, very good. 21 G. Which economic indicator uses the following three components to obtain a value between 0 and 1? कौन सा है यार जो बताता है कि 1 हो तो fully developed है, 0 हो तो fully underdeveloped है? इंशाल्लाह याद नहीं आ रहा. सर देख रहा हूँ जी है ना. सर ह्यूमन. HDI, HDI, simple. 1 means तीनों में आपने 0.333 में हायर स्कोर किया. 0 means तीनों में आपने कुछ स्कोर नहीं किया. Number 22 G. What is not a possible benefit to a developing country of a multinational company investing in a new factory in that country? बहुत आसान है. सर डी. वेरी गुड, शाबाश. इंक्रीज कंपटीशन फॉर स्मॉल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स. नई टेक्नोलॉजी भी आएगी, वर्कर्स ट्रेन भी होंगे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा, लेकिन लोकल फर्म्स बैठना शुरू हो जाएंगी, छोटी छोटी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स जिनको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा. नंबर 23 जी. विच पॉलिसी इज बेस्ट टू रिड्यूस साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट? इजी है ये भी. सर सी, क्योंकि बजट सरप्लस जो बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड भी दोबारा दोबारा. बढ़ी बजट होगी. सरप्लस जब सर बढ़ा है तो इसका मतलब बढ़ा है, एग्रीगेट डिमांड. नहीं सर, मैं ऑल्टरनेट बता रहा हूँ कि रिड्यूस क्यों करना चाहिए. अगर बजट सरप्लस ज्यादा होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी फिर ज्यादा होगी, तो उसे कम करेंगे तो फिर भी सारा कुछ नीचे आएगा. ऐसा. आप गलत बोल रहे हो, दोबारा बोलो. बजट सरप्लस मींस गवर्नमेंट रेवेन्यू यानी टैक्सेस आर मोर देन स्पेंडिंग. वो सरप्लस रिड्यूस किया, इसका मतलब है पहले से टैक्स कम किए, स्पेंडिंग बढ़ाई है. एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी के हैं, ठीक है, उससे. ठीक है मैं हाँ, वो आप उल्टा बोल रहे थे. डेफिसिट और सरप्लस की. हाँ, डेफिसिट मींस कि हम एक्सपेंशनरी कर रहे हैं, उससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी. सरप्लस से कम किया तब भी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है. ठीक है, इन सब में से बेस्ट यही थी, ठीक है ना. यस सर. तो लेट्स गो ऑन टू, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड गिरने से वो होती है तो सारी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी चाहिए आपको, या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. A government decided to increase its expenditure on a major infrastructure project by building new roads. What would decrease the multiplier effect of the project if it had occurred at the same time?
इजी है शाबाश, को विड्रॉल आपने देखना है। से 3 विड्रॉल। लेकिन देखो ना, किसी में डिक्रीज लिखा तो हुआ है, किसी में इनकम तसल्ली से। टैक्स इंक्रीज होएगा तो उसके बाद तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो ऑटोमेटिकली वो नीचे चली जाएगी, तो फिर सी होगा। यस एब्सोल्युटली, ठीक है। डिक्रीज इन इंपोर्ट्स मींस विड्रॉल नहीं, इंजेक्शन। डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम, इंजेक्शन। इंक्रीज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इंजेक्शन। इनकम टैक्स लगने से टैक्स इज अ विड्रॉल डायरेक्टली भी, और ऊपर से फिर कंजम्पशन भी कम, एमपीसी कम, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट कम हो जाएगा। ठीक हो गया ना? यस सर। The country is in recession with unused resources. The government reduces interest rates. What do Keynesian economists have believed that short-run outcome will be? ये हमेशा मानते थे कि इकोनॉमी बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, फुल इक्विलिब्रियम पे नहीं होती। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई से थोड़े से पहले होते हैं हम। हम मना के देख लो बेशक, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक, फिर इन इलास्टिक, फिर परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक वाले पार्ट में एग्रीगेट डिमांड कर्व लगाओ और राइट पे शिफ्ट करो, क्या होगा? सर एलआरएस जो है वो 3 हिस्सों में बनता है ना, पहले परफेक्टली इलास्टिक लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, फिर इन इलास्टिक, और फिर परफेक्टली इन इलास्टिक वर्टिकल हो जाता है। आप यस इलास्टिक वाले पार्ट में एग्रीगेट डिमांड कर्व लगाओ, फिर उसको राइट पे शिफ्ट करो। ठीक है सर। खुद देखना एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पे। इन्फ्लेशन अलबत्ता जो है वो आपने यहाँ जज करनी है। सर इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी, अनएम्प्लॉयमेंट गिर जाएगी, लेकिन इन्फ्लेशन। तो हमारे पास दो ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन क्या हो गई? सर क्योंकि एडी राइट पे शिफ्ट हो रहा है तो इन्फ्लेशन बढ़नी चाहिए। अनसर्टन है बेटे, क्योंकि अगर वो इलास्टिक पार्ट में शिफ्ट हुआ था, अभी भी स्केर्स, अभी भी रिसोर्सेज पेयर अवेलेबल थे, तो महंगाई नहीं आएगी। लेकिन अगर इन इलास्टिक पार्ट में चला गया था, नियर फुल एम्प्लॉयमेंट या फुल एम्प्लॉयमेंट पे, तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगी। समझ आ गया? यस सर। या लेट्स गो ऑन टू नंबर 26। MEC curve, marginal efficiency of capital curve, याद दिला दूं, इट इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जितनी देर इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है ऑन द कर्व, और जब बराबर होती है तो इक्विलिब्रियम ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट होती है। शिफ्ट क्यों होता है, उसके फैक्टर्स भी हमने पढ़े हुए थे। टेक्नोलॉजी का इम्प्रूव होना, क्या उसको बोलते हैं, अच्छा लोन्स मिलने शुरू हो जाने, गवर्नमेंट की सब्सिडीज मिलना शुरू हो जानी, समथिंग लाइक दैट। क्यों शिफ्ट होगा? मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कर्व, यानी रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल कर्व। सर इसका सी। इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, परफेक्ट मेरा बेटा। कोई कंफ्यूजन? नो सर। इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने से शिफ्ट नहीं होता, ऑन द कर्व मूवमेंट आएगी, याद रखिएगा। इंटरेस्ट इज प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इट्स ऑन द कर्व, इंटरनल फैक्टर है, एंडोजिनस। एक्सोजिनस होता तो बाहर शिफ्ट करता है, अंदर शिफ्ट करता। डिक्रीज इन लेवल ऑफ हाउस होल्ड स्पेंडिंग, अब हाउस होल्ड स्पेंड कर रहे हैं तो नेशनल इनकम स्लो बढ़ रही है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर नहीं आएगा, एक्सेलरेटर नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट ऑन द कर्व कम हो जाएगी। समझ आ गई बात? यस सर। हाँ, अंदर जाएगी, लेफ्ट पे शिफ्ट होगी, लेकिन हमने बाय शिफ्ट करना था। इंक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई ज़्यादा होती है तो कंजम्पशन कम होती है, अगेन नेशनल इनकम स्लो हो जाती है, इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर लेफ्ट पे शिफ्ट होता है। तो एमईसी कर्व राइट पे शिफ्ट होगा, सिर्फ अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट की वजह से। शाबाश। When will an inflationary gap exist? Inflationary gap, when desired spending is more than the actual full employment equilibrium. सर इसका ए। When aggregate demand is greater than full employment income. बहुत अच्छे। What is the basic assumption underlying accelerator theory? ये याद है ना?
मैं आपको डेफिनेशन दे दूं, ये याद है? सर दे रहे थे। Okay. Investment accelerator theory suggests that investment depends upon the change in the rate of national income या consumer demand. National income उसकी बेस पे ही होती है. सी हो गया, ठीक है. If national income rises at a faster rate, investment increases in a multiplied way. Accelerator कई गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ती है. लेट्स से 10 से 20% हुई थी नेशनल इनकम की ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर 2 से 4 5 6 तक जा सकता है. और अगर नेशनल इनकम स्लो स्पीड से बढ़े, लेट्स से पहले 10% बढ़ी थी, अब सिर्फ 5% बढ़ी है, तो इन्वेस्टमेंट फॉल्स. ठीक है, ये है इसकी थ्योरी. तो लेट्स मूव ऑन टू नंबर 29. आसान से क्वेश्चन होते हैं. शेयर टेबल शोज द डेटा ऑन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट्स फॉर 4 कंट्रीज इन 10 and 14. Which country had a typical Phillips curve? Inverse relationship between cyclical unemployment and inflation rate. सर ए। ए ऑस्ट्रेलिया आप कह रहे हो? देखते हैं जी. ऑस्ट्रेलिया एंड जापान सर दोनों है। अच्छा, दोनों ऑप्शन है. मैं देखी ऑप्शन नहीं देखी. हाँ, मैं जापान देख रहा था, सबसे ज़्यादा उसका लग रहा था. यस, ऑस्ट्रेलिया में अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, और इन्फ्लेशन रेट नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, सॉरी, तो इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है. यस, ऑपोजिट डायरेक्शन में गए हैं. जापान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है और इन्फ्लेशन रेट डिफ्लेशन से इन्फ्लेशन बन गई है. यस, हैज टू बी ए. वेल डन इंशाल्लाह, शाबाश. मतलब कोई भी आपका गलत नहीं हुआ आज पूरे पेपर में. What is most likely to be an appropriate government action to reduce both a balance of payment current account surplus and the rate of inflation? बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस कम करना है और इन्फ्लेशन रेट भी कम करना है. सर अगर वो इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेगा तो सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे इफेक्ट आएगा, इन्फ्लेशन रेट पे सरप्लस कम हो जाएगा. यस, ठीक है. जब वो करेंसी की वैल्यू करते हैं तो उस पे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस है उस पे इफेक्ट आएगा. वो बढ़ लेकिन जाएगा, हमने रिड्यूस करना है, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है भी बढ़ उस जाएगा. पे इतना सर नहीं, वो भी बढ़ जाएगा. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगी और डिमांड पुल भी आएगी, एक्सपोर्ट तुम्हें सस्ती. या इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे अगर तो इनडायरेक्ट नहीं है, कंजम्पशन कम हो जाएगी. इंक्रीज डायरेक्ट टैक्सेस है. डायरेक्ट टैक्सेस हो गए तो डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी लोगों के पास, वो ज्यादा स्पेंड नहीं करेंगे अपनी, उससे इन्फ्लेशन कम होएगी. वेरी गुड. और बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट ज्यादा हो जाएगा सर क्योंकि इम्पोर्ट्स में भी स्पेंड नहीं करेंगे. अच्छा, बिल्कुल सही हो गया. तो ये गलत हो गया, ठीक है ना? तो सर फिर इसका फिर डी ही हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा एक्सप्लेन कर लें. टैरिफ हटा देंगे आप इंपोर्ट से. इंपोर्टेड गुड्स सस्ती, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल सस्ती, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम, और सरप्लस तो ऑटोमेटिकली कम हो रहा है, आप ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं. समझ आ गया इंशाल्लाह? सो एक बार फिर बोल देंगे.
आपने टैरिफ हटाए हैं, इंपोर्टेड गुड्स एंड रॉ मटेरियल सस्ते हुए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम हो गई। जो डोमेस्टिक फर्म्स इंपोर्टेड रॉ मटेरियल मंगवा के गुड्स बना रहे थे उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई, ठीक है। यस सर। और जो हमारा करंट अकाउंट का सरप्लस था वो ऑटोमेटिकली कम हो गया क्योंकि टैरिफ हटने से ज़्यादा इंपोर्ट्स आएंगी, आउटफ्लोज बढ़ेंगी। यस सर। That is it. Very well done. I think we've done the whole paper without any mistake.